हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में चालू किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली बॉयज को, उनको तो समझ में नहीं आता ना कि सारी चीजें चल क्या रही है, कौन कौन से हार्मोन कब सिक्रेट हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, हम लोग ने अराउंड 60 to 70% मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म भी कर दी है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखिए, डायरेक्ट इस पे जंप ना करें, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, हम लोग ने क्या चालू कर दिया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली देखने किसके लिए मिलता है, किसके अंदर मिलता है, तो ये देखने मिलता है मैमल्स के अंदर। मैमल्स में भी एक ग्रुप होता है जिसका नाम है प्राइमेटा। ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं ना मैमल्स के, एक प्राइमेटा और उनके और जो बचे हुए एनिमल्स हैं उन्हें हम लोग नॉन प्राइमेटा कहते हैं। तो प्राइमेटा के अंदर भी जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, ठीक है, प्राइमेटा के अंदर भी जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है। ठीक है, जो नॉन प्राइमेटा के अंदर आते हैं, ठीक है, नॉन प्राइमेटा के अंदर कौन 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 आते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कैटल्स हो गए, ये सारे नॉन प्राइमेटा के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर भी एक साइकिल चलती है जिसे कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं जिसे, ईस्ट्रस साइकिल, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, जनरली ये एक साइक्लिक चेंज है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। और उसमें भी कौन से ऑर्गन के अंदर आता है, स्पेशली ओवरी के अंदर आता है और यूट्रस के अंदर आता है। यूट्रस की एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और साथ ही साथ ओवरी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ईस्ट्रस साइकिल में भी कुछ चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस आते हैं। बट जनरल डिफरेंस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग देखने मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या देखने मिलती है, ब्लीडिंग देखने मिलती है, जो कि ईस्ट्रस साइकिल के अंदर देखने नहीं मिलती। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, आपको यह पता था, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपको मैं छोटा सा रिकैप दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, तो देखो जब भी एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, एक फीमेल का क्या होता है, प्यूबर्टी हिट होता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से, उस फीमेल के हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिसका क्या नाम है, GnRH। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, काफी बार मैंने आपको बताया ये वाला प्रोसेस। ठीक है, GnRH का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एक्ट करता है किस पे, पिट्यूटरी पे। और ये पिट्यूटरी क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, दो हार्मोन जिसका नाम है FSH और LH। ठीक है, FSH और LH, इतनी बातें हम लोग ने की थी। अब ये जो LH है, ठीक है, और ये जो FSH है, ये जाके एक्ट करते हैं फीमेल की ओवरी पे। ठीक है, ये जाके किस पे एक्ट करते हैं, फीमेल की ओवरी पे। और ओवरी में कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, उन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, oogenesis के टाइम पे मैंने आपको समझाया था ना, जिसने oogenesis वाली वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख ले, क्योंकि oogenesis में जितनी भी मैंने आपको स्टेज समझाई है फॉलिकल के डेवलपमेंट की, वो सारी स्टेज इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी ग्राफाइन फॉलिकल, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है उनको FSH जाके स्टिमुलेट करता है। अब देखो FSH का नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि ये किसको स्टिमुलेट करेगा, आगे चल के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उसको डेवलप करने लग जाता है। जैसे ही किसी भी फॉलिकल्स को ये डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर LH भी एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सही है, LH भी उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और दोनों मिलके इस फॉलिकल को जर्मिनेट करवाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर, वही हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको चार्ट बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, जिसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें देखनी है, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल पे हम लोग को सबसे पहले किसका लेवल देखना है, FSH का लेवल देखना है और LH का लेवल देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रही है, कौन कौन से टाइम पे। ठीक है, फिर उनका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, ओवेरियन फॉलिकल्स के ऊपर पड़ने वाला है, प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो क्या इफेक्ट हो रहा है उनका ओवेरियन फॉलिकल्स पे, वो देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होती है, ठीक है, जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स धीरे धीरे क्या होती हैं, डेवलप होती है, वो खुद का एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है जिसका नाम है क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हम लोग को देखना है ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। और साथ ही साथ ये ईस्ट्रोजन आगे चल के किस में हेल्प करता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ना, एंडोमेट्रियम की किसके अंदर प्रेजेंट है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर 3 लाइनिंग होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, अंदर वाली को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो बनती किसके वजह से है,
ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। तो इनका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा, इस यूट्रस की वॉल के ऊपर होगा, इस यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है उसके ऊपर होगा। तो ये हमको पूरा टेबल देखना है पूरे एक मंथ के साइकिल में। जो अच्छा, ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कितने टाइम का होता है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कितने टाइम का होता है टोटल, ये अराउंड 28 to 29 डेज का होता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने टाइम चलता है, अराउंड 28 to 29 डेज तक चलता है। लेकिन ये भी वेरिएबल है, ये भी चेंज होता है फीमेल टू फीमेल। किसी किसी फीमेल्स में कितने 35-40 डेज के भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलते हैं, किसी के अंदर 21 डेज के भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलते हैं, तो वो भी नॉर्मल है, बट ये एक अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सबसे पहला वाला फेस है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सबसे पहला वाला फेस है उसी के अंदर ब्लीडिंग होती है। तो जब भी एक फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला फेस चल रहा है ना, इसका मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत है, ठीक है, उस दिन उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहां से एक ब्लीडिंग हो रही है, तो यूट्रस की लाइनिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग धीरे धीरे कम हो रही है। अब इस टाइम पे बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम लोग को देखने हैं, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले जो एलएच का लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि दूसरी साइकिल अब वापस चलने वाली है, तो दूसरी साइकिल को वापस जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, सॉरी, दूसरी साइकिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वापस एक फॉलिकल प्रेजेंट है, उस फॉलिकल को जर्मिनेट करने के लिए वापस क्या चाहिए हमको, एलएच, क्या चाहिए, एलएच चाहिए। तो ये एलएच का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एलएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है उसके साथ ही साथ, ठीक है, उसके साथ ही साथ एफएसएच का लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये दो जो सेल है, ठीक है, सॉरी, ये जो दो हार्मोन है ये इनको क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन, इनका जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या सिग्निफिकेंट देखने मिल रहा है, जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, जर्मिनेट कर रही है। तो सबसे पहला ये पीएफ मतलब क्या, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल का थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये किसमें कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल में। जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, ठीक है, जैसे ही ये थोड़ी सी बड़ी हुई, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देती है, ठीक है, सही है, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया। तो देखो यहां तक ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम सही था, ठीक है, यहां तक ईस्ट्रोजन का लेवल इतना नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ये फॉलिकल्स बड़ी हुई, ये क्या, ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब जैसे ही आगे आगे जो फॉलिकल्स है वो आगे आगे बढ़ती जाएंगी, ग्रो करती जाएंगी, वैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक बताया था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि ईस्ट्रोजन जितना ज्यादा सीक्रेट होता है वो खुद ही जाता है पिट्यूटरी के पास और वहां से एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन क्या करवा देता है, बंद करवा देता है, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हार्मोनल कंट्रोल वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोक्राइन सिस्टम में। अभी देख लो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का नॉर्मल सा मतलब समझ लो कि जैसे जैसे अपना हार्मोन का लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हार्मोन का लेवल इंक्रीज होते जाता है, वो हार्मोन खुद ही जाता है पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास और जाके अपनी सिक्रीशन को क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। इसलिए आप लोगों को देखने मिल रहा होगा जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ये एलएच और एफएसएच का लेवल धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, अब गिरने लग रहा है, नीचे जाने लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम तक ये जो प्रोसेस है ना, एक टाइम तक होती है। अब यहाँ पे एक अजीब चीज देखने मिलती है हम लोग को, ठीक है, अजीब चीज क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक टाइम तक जो एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है, ठीक है। ये बात आपके बुक में भी लिखी हुई है कि जैसे ही इसका एस्ट्रोजन का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक की जगह क्या देने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि ये पहले जा रहा था, खुद का प्रोडक्शन बंद करवा रहा था, लेकिन अब ये जाएगा और खुद का प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, जिसके वजह से इस ग्राफ में, ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा है आप लोग का एलएच और एफएसएच का, इसमें हम लोग को ऐसे वेरिएशन देखने मिलती है एकदम हाई से, ठीक है, एकदम ऊपर उठ जाता है ये ग्राफ। थोड़ा सा आगे बना लूं, ये ग्राफ तो ऐसे ऊपर से उड़ जाता है, ठीक है, इस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये तो एफएसएच की बात हुई। एलएच जो है ना, ये एफएसएच से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एलएच जो है, ये एलएच ये जितना कम हुआ था ना, अब ये आगे चल के एफएसएच से भी ज्यादा बढ़ जाता है, दिख रहा है, ठीक है। इस पॉजिटिव फीडबैक के टाइम पे जो एलएच का क्वांटिटी है, ठीक है, एलएच की जो रिलीज होने की ताकत है वो ज्यादा बढ़ जाती है, किसके कंपैरिजन में, एफएसएच की कंपैरिजन में। इस चीज को, ठीक है, इस फिनोमेना को एलएच सर्ज कहते हैं। लिख दूं कहीं पे, यहां तो जगह नहीं है, पीछे लिख देता हूं, यहां पे, यहां लिख देता हूं एलएच
सर्ज, ठीक है। LH सर्ज का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ईस्ट्रोजन का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है और उस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है, उस पॉजिटिव फीडबैक के वजह से ये जो LH और FSH है इसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल बनी है ना, ये टूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और यहां से एक जो हम इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte था, oogenesis में पढ़ा है ना मैंने आपको, ये पूरा का पूरा डेवलप नहीं होता ना, यहाँ पे जो म्यूसिस 2 थी वो रुक जाती है मेटाफेज के अंदर, तो ये जो oocyte है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो दिखाऊं मैं आपको बना के, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होने लगेगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहां से ऐसे टूट गया ये, और यहां से ये जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। ये ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसको ओवम नहीं बोल सकते, ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये LH सर्ज, अब जैसे ही ये पूरी तरह से रप्चर हुआ, ठीक है, जैसे ये पूरी तरह से रप्चर हुआ, वापस क्या हो जाएगा, LH और FSH का लेवल नीचे होने लगेगा, ठीक है। LH और FSH का लेवल नीचे होने लगेगा, और ये जो बचा हुआ नोट दिख रहा है, ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ऐसे करके, अब इसके पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है ना, क्योंकि इसका जो मेन चीज था, इसका जो oocyte प्रेजेंट था वो क्या हो गया, निकल गया। अच्छा, इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर से अपना ओवम निकलने की, सेकेंडरी oocyte निकलने की जो प्रोसेस है, इसको ओवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहां लिख दूं ओवैल्यूएशन, ठीक है। ये सब मैं आपके नोट्स के लिए लिख के दे रहा हूं, आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओवैल्यूएशन मतलब समझा, ओवैल्यूएशन मतलब क्या है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्रेफाइन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर से जब सेकेंडरी oocyte जब रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, उस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, ओवैल्यूएशन, ठीक है। क्यों होता है ये ओवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ LH सर्ज, ठीक है। LH का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से ये ग्रेफाइन फॉलिकल से oocyte निकल जाता है, ठीक है। जैसे ही ये ओवम निकला, ठीक है, जैसे ये ओवम यहां से निकला, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, अब देखो इसका ओवम लुट गया, ठीक है। इसके अंदर जो ओवम प्रेजेंट था, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, लुट गया। तो इसको हम लोग कहने लगेंगे अब कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो ओवम है ये जाता है एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको आता है अब, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब पता है कैसा दिखता है, कुछ ऐसा सा दिखता है, सॉरी ऐसा नहीं दिखता, हाँ, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, जिसमें ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, ठीक है। यहां से 2 फेलोपियन ट्यूब है, जिसमें से आगे स्वॉलो लीजन, और ये फिम्ब्रे, ठीक है, ये फिम्ब्रे वाला रीजन है। तो यहां से, ठीक है, यहां से, अब ये वाला नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सेम चीज वहां प्रेजेंट है। तो लेट सपोज कि ये वाला ओवरी है, इसने ओवैल्यूएशन किया है। जैसे ही इसने ओवैल्यूएशन किया तो यहां से एक ओवम क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। यहां से एक ओवम क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस ओवेरियन डक्ट में, ठीक है, जो ओवेरियन डक्ट है, ओवेरियन डक्ट मतलब ओविडक्ट, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर ये जो फिंगर वाला प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं फिम्ब्रे, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस ओवम को कैच कर लेता है और इसको भेज देता है इस एम्प्यूला वाले रीजन में। कौन से रीजन में, इस एम्प्यूला, सही है ना, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, एम्प्यूला। तो इस एम्प्यूला वाले रीजन में कहां चला जाता है, तुम्हारा ओवम चले जाता है, ठीक है। और वहां पे ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, यहाँ पे वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल स्पर्म के लिए वेट करता है। कितने टाइम वेट करता है आपको पता होना चाहिए, ओनली 24 आवर्स के लिए वेट करता है, ठीक है, ओनली 24 आवर्स के लिए वेट करता है। अगर 24 आवर्स तक, ठीक है, अगर 24 आवर्स तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर 24 आवर्स तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये आगे चल के डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये आगे चल के डीजनरेट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में, इतनी बातें समझ में। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहां से ग्रेफाइन फॉलिकल टूट गई है और बचा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो अब ईस्ट्रोजन बनाने के लिए कोई भी जगह, कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट है ना, क्योंकि ग्रेफाइन फॉलिकल ईस्ट्रोजन बना रही थी। अब ईस्ट्रोजन बनेगा, नहीं बनेगा, तो अब ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है, वो धीरे धीरे
कम होने लगेगा। देखो यहां ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, ठीक है, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो ये जो एंडोमेट्रियम इतनी अच्छे से इसने स्टेबल रखी थी, ये भी टूट सकती है ना, ये टूट सकती है। लेकिन अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फॉर एन एग्जांपल अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर आगे चल के इम्प्लांटेशन होने वाली है ना, ठीक है, उसी के अंदर क्या होने वाली है, इम्प्लांटेशन होने वाली है। अच्छा, इम्प्लांटेशन होने के लिए इम्प्लांटेशन अराउंड 7 डेज के अंदर होती है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके 7 दिन बाद 7 डेज के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब पता है कि जैसे ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या देखो, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे एक मेल गैमेट आया और उसने क्या किया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर प्रेजेंट थी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला जो जायगोट है ये इम्बेड हो जाएगा। इस चीज को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस चीज को फर्टिलाइजेशन होने से लेके इसको इम्प्लांट होने में कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं, ठीक है, कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो हमेशा ये मान के चलता है, देखो उसको इस वाले एंडोमेट्रियम की वॉल को तो पता नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो इसी ओवम को पता है ना, ठीक है। तो इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमेशा ये मान के चलता है कि यार फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई होगी और यहाँ पे 7 दिन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इस एंडोमेट्रियम को बचाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, 7 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए इस एंडोमेट्रियम को उनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो अब देखो क्या होगा, ये जो LH है, ठीक है, LH पता है अभी आपको, LH बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब ये LH क्या करेगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, LH क्या करेगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, इस जैसी देखो यहाँ पे LH कहां गया, ये वाला LH है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा था, लेकिन अब LH का सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगा और वो किसके ऊपर एक्ट करने लगेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगेगा, बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगेगा, मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि आगे चल के, एक सेकंड, आगे चल के ये जो अपना फॉलिकल्स था वो तो क्या हो चुका, डीजनरेट हो चुका है, फॉलिकल्स पूरी तरह से क्या हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है, तो ईस्ट्रोजन तो मिल नहीं रहा है, तो अब इस एंडोमेट्रियम को कौन स्टेबल करेगा, ठीक है, इस एंडोमेट्रियम को स्टेबल करने के लिए कौन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो लिख दूं यहां पे, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है ये कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। वापस आ जाओ स्ट्रक्चर पे, वापस आ जाओ। तो ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगता है, किसके इन्फ्लुएंस में, याद करो किसके इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। LH का नाम ही क्या है, देखो LH का नाम ही क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों, क्योंकि वो किसके ऊपर एक्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। ना सिर्फ वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करवाता है, बल्कि प्रोजेस्टेरॉन का कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है, LH का ही है, ठीक है। इसीलिए इस फेज को, ठीक है, इस फेज को जनरली ल्यूटल फेज कहा जाता है, ठीक है। इस फेज को ल्यूटल फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है और LH उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर से क्या निकलने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो जितना अब देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का LH का लेवल बढ़ा, सॉरी LH का जैसे ही लेवल बढ़ा, इसमें से क्या निकलने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन भी जाके नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। और उसकी वजह से क्या होगा, ये LH का जो लेवल बढ़ा था ना धीरे से, वो वापस क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब ये जैसे धीरे धीरे कम होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। क्यों छोटा होते जाएगा भाई, क्योंकि LH भी बनना कम हो रहा है ना, तो LH जितना बनना कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। और कितने दिन बाद, अराउंड 14 डेज बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, 14 दिन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरी की पूरा डीजनरेट हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। पहले तो इसने 7 दिन वेट किया,
ठीक है, 7 दिन फर्टिलाइज जायगोट का वेट किया कि भाई 7 दिन हो गए हैं, अब इम्प्लांट हो जाए। ये और 7 दिन वेट करता है, ठीक है, ये और 7 दिन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, और क्या कर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, ठीक है, ये स्टेबल रहती है। एंडोमेट्रियम की वॉल क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज होती है इस फेज के अंदर, ध्यान दो, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल बनी थी, ठीक है ना, ये वाली जो एंडोमेट्रियम की वॉल बनी थी, इस एंडोमेट्रियम में एक छोटे छोटे ग्लैंड्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स बनने लगते हैं जिनका नाम है ग्लाइकोजन। दिख रहा है ये, जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्यों बन रहे हैं, देखो, जब भी एक जाइगोट, ठीक है, जब भी एक जाइगोट इंप्लांट होने आएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, जब भी एक जाइगोट इंप्लांट होने आएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, उसे फूड चाहिए, ठीक है, उसे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। वो फूड किस फॉर्म में रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस फॉर्म में देगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में देगा। तो यहां पे ग्लाइकोजन भी सिक्रीट होने लगता है, तो कौन से फेज में, ल्यूटियल फेज में, इसीलिए इस फेज को सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो दो नाम इसका क्यों पड़ा समझ में आया अभी, यहाँ पे ग्लाइकोजन सिक्रीट होने लगता है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। इतनी बात सही है, ठीक है। अब कितने दिन तक ये फेज, देखो ये जो फेज है ना, ल्यूटियल फेज, ये फिक्स है 14 डेज के लिए, ये जो फेज है ये 14 डेज के लिए फिक्स है हर फीमेल के अंदर, ठीक है, हर फीमेल के अंदर उसका जो ल्यूटियल फेज है या फिर सिक्रेटरी फेज कह लो, वो फिक्स है कितने, 14 डेज के अंदर, ठीक है, 14 डेज फिक्स है। तो अगर आपको ओवेल्यूएशन काउंट करना है, किस फीमेल का ओवेल्यूएशन कितने दिन हो रहा है, तो उसको पीछे से काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का है, ठीक है, तो उसमें से 14 माइनस कर दो, कितना बचा, 14th। तो जो 14th वाला डेट होगा ना पीछे से, ठीक है, उस दिन क्या हुआ है, ओवेल्यूएशन हुआ है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ओवेल्यूएशन जनरली 14th डे पे ही होता है। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू लिए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितने डेज चलता है, 28 to 29, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ओवेल्यूएशन कितने दिन पे होता है, 14th डे पे होता है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी फीमेल का निकालना है जिसका 28 डे नहीं होता है, तो उसे आप पीछे से 14 माइनस कर दो, क्योंकि जो ल्यूटियल फेज है वो 14 डेज का ही होता है, ठीक है, जो ल्यूटियल फेज है वो क्या होता है, 14 डेज का ही होता है। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगा, इसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो अभी तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हुआ था, देख रहा है ये प्रोजेस्टेरॉन, दिख रहा है ये, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन अभी तक सिक्रीट नहीं हुआ था, तो यहां तक इसका लेवल इतना नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ा, इसके जो ग्राफ में एकदम से राइज आ गया, ग्राफ में एकदम से राइज आ गया, और आगे चल के जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हुआ, ये भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होने लगा, धीरे धीरे गिरने लगा, ठीक है। साथ ही साथ ये वाली जो लेयर थी, ईस्ट्रोजन की जो लेयर थी, ईस्ट्रोजन का जो ग्राफ था, वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे यहीं से नीचे। इतनी बात समझ में, ठीक है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, ठीक है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, कब तक रिलीज हो रहा था, अराउंड 14 डेज तक रिलीज हो रहा था, ठीक है, यही फिक्स डेट है। तो 14 डेज तक ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो स्टेबल बनी हुई थी, यहाँ पे स्टेबल बनी हुई थी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इसको प्रोटेक्ट करके रखा था। क्यों, क्योंकि आगे चल के इंप्लांटेशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये डीजनरेट हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, यहाँ पे अब कोई भी हार्मोन नहीं बचा है, ठीक है। ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का ये जो एंडोमेट्रियम, इसका वॉल बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑर्गन नहीं बचा है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए। तो अब कोई भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल को अब कोई भी बना नहीं पा रहा है। तो उसी टाइम पे क्या होने लगेगा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होने लगेगी, वापस से टूटना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरॉन है। और जैसे ही ये टूटना शुरू हो जाएगी, वापस कौन सा फेस आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेस आ जाएगा। और यही साइकिल क्या होने लगती है, चलने लगती है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल। वापस देखो क्या होता है, ये मैंने तुम लोगों को एक चार्ट बना के बताया, ठीक है, चार्ट बनाया था, उसमें हम लोगों ने किसके किसके बात की है, गोनाडोट्रोपिन्स के हार्मोन्स की बात की, कौन सा, LH और FSH, ठीक है, LH और FSH। अब ये LH और FSH किस पे जाके एक्ट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करते हैं। सही बात है, किस पे एक्ट करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करते हैं, उनका ही ग्रोथ करवाते हैं ना, उनका ही, ठीक है। फिर ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, क्या रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इसका इफेक्ट किस में देखने मिलता है हम लोग को, यूट्रस में। यूट्रस में मेनली किस में देखने मिलता है, एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ लिख दो एंडोमेट्रियम,
सही बात है, ठीक है। किसमें देखने मिलता है हम लोग को? एंडोमीट्रियम में देखने मिलता है। एंडोमीट्रियम की वॉल, अब जब पहला जो फेस है, ठीक है, जो फर्स्ट फेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि इसी दिन ब्लीडिंग देखने मिलती है। तो किसी भी फीमेल का अगर जिस दिन उसका ब्लीडिंग शुरू हुई है, ठीक है, जिस फीमेल की ब्लीडिंग जिस दिन शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग है। कितने दिन चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन चलता है? अराउंड 3 to 7 डेज चलता है। वैरी कर सकता है, किसी फीमेल्स में 5 दिन चलेगा, किसी के अंदर 6 दिन चलेगा, ये वैरी कर सकता है। लेकिन जनरली कितने दिन के अंदर देखने मिलता है? 3 से 7 दिन के अंदर देखने मिलता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होने लगता है? ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या हो रही है? टूट रही है, ठीक है, वाइप हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है? टूट रही है, ठीक है। इसी टाइम पे गोनाडोट्रोपिन्स में क्या चल रहा है? हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है? तो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो रहे हैं, LH और FSH रिलीज हो रहे हैं, और इनका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो FSH क्या आ रहा है? ओवरी पे एक्ट कर रहा है, ओवरी के अंदर भी प्राइमरी फॉलिकल्स पे एक्ट कर रहा है और फॉलिकल्स का ग्रोथ शुरू करवा रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स का ग्रोथ शुरू करवा रहा है, ठीक है, सही बात है। फिर ये फॉलिकल्स ग्रो करने लगती है, जैसे ही फॉलिकल ग्रो करती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो क्या रिलीज करने लगती है? ईस्ट्रोजन रिलीज करने लगती है, ठीक है। तो जैसे ही यहां से ईस्ट्रोजन रिलीज होने, देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का ये जो ग्राफ था वो पहले कम था, लेकिन जैसे ही फॉलिकल्स बड़ी हुई, ये ईस्ट्रोजन का भी ग्राफ क्या होने लगा? धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के टर्शरी फॉलिकल बनाएगी, टर्शरी फॉलिकल आगे चल के ग्रेफाइन फॉलिकल बनाएगी, ये जो ईस्ट्रोजन का ग्राफ है वो भी क्या होने लगेगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, सही बात है, ठीक है। जितना ईस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है, जितना ईस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ेगा, अब ईस्ट्रोजन जाके हमारे वापस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नेगेटिव फीडबैक देगा। उसके वजह से क्या होगा? ये LH और FSH का लेवल क्या होने लगेगा? नीचे गिरने लगेगा, सही बात है। LH और FSH का लेवल क्या होने लगेगा? नीचे गिरने लगेगा। लेकिन जब एक ईस्ट्रोजन का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एक पीक पॉइंट पे आ जाता है, तो ईस्ट्रोजन एक अजीब सी चीज करने लगता है, वो नेगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करने लगता है? नेगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है, और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जो LH और FSH का जो लेवल है ना, वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और LH का कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से इस फिनोमिना को, ठीक है, जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन वाली फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? LH सर्ज, ठीक है। ये LH का जो ग्राफ है वो कुछ ज्यादा ही क्या हो गया है? यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे ही ग्रेफाइन फॉलिकल क्या होता है? फटता है, और यहां से ओवैल्यूएशन हो जाती है। इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, यहाँ देखो, यहाँ पे जब ये पहुंचा तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो स्पर्म यहाँ पे जाके फर्टिलाइज कर दे और फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम लोग को देखना है कि जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब क्या होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो ओवम है, ठीक है, ओवम कह सकता हूं ना मैं, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte, ये कितने टाइम तक वेट करता है? अराउंड 24 आवर्स तक ही वेट करेगा। जैसे ही इसका 24 आवर्स खत्म होगा, ठीक है, ये जो फीमेल oocyte है, इसका जैसे ही 24 आवर्स क्या होगा? खत्म होगा, ये वहीं पे क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ये बात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पता नहीं चलती, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी आस में रहता है, वही सोचता रहता है कि यार शायद इस बार फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, ठीक है, और वो पूरा का पूरा इम्प्लांटेशन का तैयारी करने लगता है। कौन कौन से तैयारी करने लगता है? यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है, जैसे ये ग्रेफाइन फॉलिकल से ये रिमूव हुआ ओवरी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम किसके वजह से? LH एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये क्या सिक्रेट करने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका काम क्या है प्रोजेस्टेरॉन का? जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, उसे मेंटेन करके रखना, ठीक है। साथ ही साथ इसी टाइम पे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, इसी टाइम पे एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसमें क्या बन जाते हैं? ग्लाइकोजन बन जाते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? फूड मटेरियल है किसका? बेबी का। जो बेबी आगे चल के इसमें इंप्लांट होने वाला था ना, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो नहीं हो रहा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो ये पता नहीं है, तो वो हर बार क्या करता है? यहाँ पे ग्लाइकोजन्स बना लेता है, जो क्या करेंगे जब अगर इम्प्लांटेशन हुई तो वो क्या फूड सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फिर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होने लगता है? गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है भाई? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी आगे चल के नेगेटिव फीडबैक देने लगता है LH को, ठीक है, LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देने लगता है, जिसकी वजह से LH का भी क्या होने लगता है? जो ग्राफ है, जो इसका अमाउंट है वो भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होने लगता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। जितना जितना प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है उतना ही उतना कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होने लगता है? डीजनरेट हो जाता है। जैसे ही पूरा प्रोजेस्टेरॉन खत्म होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है, अब कोई भी नहीं बचा एंडोमेट्रियम को बचाने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई नहीं बचा ना, तो वैसे ही एंडोमेट्रियम वापस से टूटना शुरू हो जाता है और वापस से मेंस्ट्रुअल फेज की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है कंप्लीटली, ठीक है। समझ में आपको
मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आता मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको समझ में आ गया होगा इस बार, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है आपको, और यहाँ पे मुझे आके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आप पहले हो इस चैनल पे, मतलब पहले तो नहीं, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, ठीक है, तो सबसे पहले जाके जो पुराने वीडियोस हम लोग ने अपलोड किए ना वो भी जाके चेकआउट करना, क्योंकि आपको पूरा लेसन डीपली हम लोग ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हम लोग आपको पूरा लेसन पढ़ना भी जरूरी है और फर्स्ट लेसन भी हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो लेक्चर नंबर 12 आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।